हाँ जी। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से मैथ को पढ़कर देख लिया है और मैथ पढ़ा हुआ आपको बिल्कुल समझ नहीं आया है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप ये कह दोगे कि सर इससे बेहतरीन और शानदार मैथ की क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि आज की क्लास में मैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं। मैं आपसे बस इतनी ही बात कहूंगा कि आपकी नजरों में अगर कोई जीरो लेवल का स्टूडेंट है जिसे मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता, उसे हमारी एक क्लास दिखा देना। क्लास को देखने के बाद वो ये कह देगा कि सर आज से पहले आप हमें क्यों नहीं मिले। इस बात की मैं पूरी गारंटी आपको देता हूं। तो सीधे चलता हूं क्लास की तरफ, और आज सबसे पहले हम पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो यहां से कहानी शुरू होगी। तो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना कि गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। तार्किक का मतलब है कि गणित जो है वो तर्क पर आधारित विषय होता है। किस पर आधारित विषय होता है? तर्क पर आधारित विषय होता है। तो जिस ऑप्शन में आपको तर्क शब्द दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना। क्यों? क्योंकि गणित जो होता है वो तर्क पर आधारित विषय है। तो आपसे अगर कोई पूछे ना कि गणित की प्रकृति कैसी है, तो तार्किक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस ऑप्शन में आपको तर्क शब्द दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना बस। ठीक है, आंख बंद करके टिक कर देना और ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब मैं आगे बताता हूं। तो गणित की जो प्रकृति होती है, जो गणित होता है वो रटने के बजाय समझने पर आधारित होता है। तो ये किसके? रटने के बजाय समझने पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? रटने के बजाय समझने पर आधारित होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चे को रटाना नहीं है, आपको बच्चे की समझ का विकास करना है। हमें मैथ को समझाना है, बच्चे को रटाना नहीं है। जो गणित है वो रटने पर आधारित नहीं है, वो समझने पर आधारित है। तो हमें बच्चे की समझ को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? समझ को बढ़ाना है। इसके साथ एक बात और समझेंगे। गणित की अपनी खुद की एक भाषा होती है और अपने चिन्ह होते हैं। तो गणित की अपनी विशिष्ट भाषा होती है। तो गणित की भी अपनी भाषा होती है। तो गणित की अपनी विशिष्ट का मतलब होता है अलग। विशिष्ट भाषा एवं चिन्ह होते हैं। तो गणित की भी जो होती है अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह होते। अब मेरी बात को समझना। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा और बहुत अच्छे से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में आपके फिट कर दूंगा। जैसे आपको बड़ी गणित की कोई चीज बच्चे को समझानी है, जैसे मुझे बच्चे को लंबाई का ज्ञान करवाना है। मेरी बात को समझना। जैसे ये 5 मीटर की रस्सी है, तो आप मुझे ये बताइए कि पहले आप मानक इकाइयों का प्रयोग करोगे या अमानक इकाइयों का प्रयोग करोगे? देखो, अमानक इकाई वो होती है, जैसे आप बचपन में लंबाई को कैसे नापते थे, आपने देखा होगा आपके चाचा ताऊ वो इस तरह से लंबाई को नापते थे। तो भाई 1 और यहां से 2, इसका मतलब जी ये 1 फुट की है। तो पहले ऐसे नापना बच्चे को सिखाना है, या मानक इकाई वो होती है जैसे फिटा हो गया है, ठीक है, स्केल बोलते हैं जिसे, स्केल से आप इसे मेजर कर लो। तो हमेशा एक बात याद रखना कि पहले अमानक इकाइयों का प्रयोग करना है। पहले अमानक इकाइयों का प्रयोग करना है और फिर मानक इकाइयों का प्रयोग करना है। पहले अमानक तरीके से पढ़ाना है,
तब मानक की तरफ जाना है। अरे बचपन में सुनो, आप ईंट को नापते थे, हाथ को नापते थे, इस तरह से। मानक इकाई वो होती है जिसमें क्या होता है, जो स्केल वगैरह ये चीजें होती हैं। और अमानक इकाई वो होती है, जैसे बाबा कहते थे कि धूप अब इधर आ गई है तो सूर्य पश्चिम में पहुंच गया होगा। इस तरह से जो नापी जाती हैं चीजें, वो अमानक इकाई होती है। तो पहले हमें अमानक इकाइयों का प्रयोग करना है और फिर मानक इकाइयों का प्रयोग करना है। क्लियर? अब बात करता हूं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब एनसीएफ 2005 ये कहता है कि गणित को अगर बच्चे को पढ़ाना है तो उसे बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित को दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए। दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। तो हमें बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। मैथ को कैसे पढ़ाना है? बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट करके। जैसे घर में बच्चा रोटी खा रहा है तो बेटा 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। बेटा कितनी रोटी होगी? 1 2 3 4। तो ऐसे बच्चा क्या है, मैथ को आसानी से सीखता है। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि गणित को हमें बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। आगे मैं बात करता हूं शिक्षण विधियों की, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज मैं ट्रिक से ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, एक होती है निगमन विधि, एक होती है आगमन विधि। बच्चा इनमें बहुत कंफ्यूज रहता है, लेकिन आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो न से निगमन और न से नियम, यानी कि जिसमें नियम पहले सिखाए जाते हो। नियम कोई कहते हैं सूत्र। तो नियम से उदाहरण की ओर, अब मेरी बात को समझना, नियम से उदाहरण की ओर। जो शिक्षण विधि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, यानी कि जिसमें पहले बच्चे को नियम सिखाए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, वो निगमन विधि है। कैसे कनेक्ट करोगे? न से निगमन और न से नियम। तो जो नियम से उदाहरण की ओर चले वो कौन सी विधि है? आप कह दोगे निगमन विधि है। और आगमन विधि वो होती है, भाई ऐसे आगमन, देखो जो ये ए है ये किसके जैसा बना? ऊ के जैसा। देखो ये, तो ये क्या होगी? ये उदाहरण से नियम की ओर होगी। कैसे चलेगी? उदाहरण से नियम की तरफ चलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। उदाहरण से नियम की ओर चलती है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, देखो 2 चीजें होती हैं। आप हमेशा रटते हो, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। आपको एक एक चीज को समझना है। अगर आप एक एक चीजों को समझोगे तो जीवन में गलत नहीं होगा। समझो, न से निगमन, न से नियम। जो नियम से उदाहरण की तरफ चले वो निगमन है, और जो उदाहरण से नियम की तरह चले वो आगमन है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक होती है सामान्य चीज, समझना, और एक होती है विशिष्ट। देखो, जिसका केवल एक उत्तर हो, मेरी बात को समझना, जिसका उत्तर फिक्स होता है, जिसका आंसर फिक्स होता है, उसको कहते हैं सामान्य चीज। जैसे मेरी बात को समझना, जैसे मैं कहूं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आप कहोगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई भी बच्चा होगा वो ये ही आंसर करेगा। तो ये एक कैसी बात हुई? ये एक सामान्य बात हुई। मेरी बात को समझना। अब विशिष्ट का मतलब होता है अलग अलग। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपके गांव में कितने गवर्नमेंट टीचर हैं, तो हर बच्चा अलग अलग नाम बताएगा, हर बच्चा अलग अलग नाम बताएगा। तो जो उदाहरण होते हैं, मेरी बात को समझना, वो विशिष्ट होते। उदाहरण क्यों विशिष्ट होते? जैसे मैं आपसे किसी भी चीज का उदाहरण पूछूं तो सब बच्चे अलग अलग बताएंगे। अगर मैं नियम पूछता हूं तो नियम जो होता है
वो सामान्य होता है। नियम सामान्य क्यों होता है? अगर मैं आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछूं तो हर बच्चा ये बताएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब जिस प्रश्न का सब बच्चा एक ही उत्तर बताए तो वो सामान्य बात है। इसीलिए नियम जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, और जिसका उत्तर बच्चा अलग अलग बताए। जैसे मैं आपसे पूछूं आज आपके घर का क्या बना है, तो एक बच्चा कहेगा हमारे यहां पर दाल बनी है, एक कहेगा आलू बने हैं, एक कहेगा भिंडी बनी है। तो उदाहरण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो चीजें अलग अलग होती हैं उसको कहते हैं विशिष्ट, और जो चीजें फिक्स होती हैं उसको कहते हैं सामान्य। इसीलिए अब आपसे यह पूछता है कि कौन सा तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है और कौन सा विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि नियम होता है सामान्य, तो ये जो चलेगा ये चलेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आपसे यह भी पूछ लेगा कि भैया सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा चलता है, तो आप कह दोगे वो होती है भैया निगमन विधि। कैसे कनेक्ट करोगे यहां से समझना कि न से निगमन न से नियम। जो नियम से उदाहरण की तरफ चले वो निगमन है और नियम सामान्य होते हैं, इसीलिए नियम से विशिष्ट की तरफ चलती है। अब उदाहरण जो होते हैं मैंने बताया उदाहरण होते हैं भैया विशिष्ट, तो ये जो चलती है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। कैसे चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आगमन विधि होती है ये प्यारे बच्चों ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। कैसे चलती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब मैं आपको बताऊंगा ज्ञात से अज्ञात की ओर यह विधि क्यों चलती है। देखो, अगर मैं आपसे उदाहरण पूछूं कि आपके गांव में कौन कौन है जो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप उनको ही बताओगे जिन्हें आप जानते हो। तो जिन चीजों को आप जानते हो उनको ही कहते हैं ज्ञात। तो ये जो चलती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चलता हूं। अब एक विधि होती है जिसको कहते हैं विश्लेषण विधि। क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि कहते हैं। अब विश्लेषण विधि क्या होती है? इसमें क्या करते हैं कि जो समस्या होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर विभाजित करके उस समस्या का समाधान करते। समझना, समस्या को टुकड़ों में तोड़कर समाधान करना। समस्या को टुकड़ों में तोड़कर समाधान जो किया जाता है वो क्या होता है? वो कहलाती है विश्लेषण विधि। जैसे आपके यूपी टेट का एग्जाम है, अब मेरी बात को समझना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे आपके यूपी टेट का एग्जाम है, ठीक है। अब इसमें आपके 5 सब्जेक्ट है भैया, सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश। अब आप अगर यूपी टेट को पूरा पढ़ोगे तो आपको डर लगेगा, तो आप क्या करते हो, इसको पार्ट में तोड़ देते हो कि मैंने सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर ली, मैंने मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैंने ईवीएस स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो किसी भी समस्या को टुकड़ों में तोड़कर जो समाधान करना होता है वो क्या कहलाता है? विश्लेषण विधि कहलाता है, ठीक है। और जो विश्लेषण विधि है ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये कैसे चलती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। कैसे चलती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। अब एक होती है जिसे कहते हैं संश्लेषण विधि। क्या कहते हैं? संश्लेषण विधि कहते हैं। अब मेरी बात को समझना, संश्लेषण विधि क्या होती है। तो इसमें समस्या को जो टुकड़ों में तोड़ा था उनको जोड़ करके, जैसे आप क्या करते हो कि भाई मैंने टुकड़ों में तोड़कर तो समाधान कर लिया, अब मैं मॉक लगा लेता हूं सारे सब्जेक्ट के जितने भी हैं उनको जोड़ करके।
तो समस्या के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर समाधान करना। जोड़कर, देखो उसमें तोड़कर होता है, इसमें जोड़कर होता है। समाधान करना वो क्या कहलाता है? संश्लेषण विधि कहलाता है। और संश्लेषण विधि भी, ये भी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कैसे चलती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। इंपॉर्टेंट बात है भैया, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। सीधे मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, तभी मजा आएगा। देखो ये रहा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आपको करने, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना और एक एक चीज को मैं समझाऊंगा अब बहुत अच्छे से। ये कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? बताओ जी। बच्चों को गणित के सूत्र रटाना, या कक्ष में की गई पढ़ाई को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गणित के मानक सिखाना, या केवल उच्च स्तरीय गणित के लिए तैयार करना? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैंने आपको बताया था कि आपको गणित को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर बी। बताओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी सी भी। लो क्या कहता है? जॉर्ज पोलिया के अनुसार गणित में समस्या समाधान का पहला चरण कौन सा है? अब मेरी बात को समझना। एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज पोलिया, और उन्होंने समस्या समाधान के 4 चरण बताए। कितने चरण बताए? 4 चरण बताए। देखो, जब आपके जीवन में कोई समस्या होती है तो सबसे पहले उस समस्या की पहचान की जाती है। तो सबसे पहला होता है समस्या की पहचान करना, उसके बाद होता है उसकी योजना बनाना, उसके बाद होता है योजना को लागू करना, और उसके बाद होता है पुनः जांच करना। तो ये 4 चरण बताए थे। समस्या समाधान के कितने चरण बताए थे? ये 4 चरण बताए थे। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसने पूछा है पहला चरण क्या है? तो सबसे पहले भैया समस्या की पहचान की जाती है। जब तक आप समस्या को समझोगे ही नहीं कि समस्या है किस तरह की, तो आप उसका समाधान कैसे करोगे? तो सबसे पहले समस्या को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह कहता है वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के अनुसार जब एक बच्चा आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है तो वो किस स्तर पर होता है? चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन? अब देखना, चाक्षुष का मतलब होता है आंखें, चाक्षुष का मतलब होता है आंखें। तो आंखों से देख करके अगर दिखावट के आधार पर बच्चा पहचान करता है तो उसे चाक्षुषीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक्षुषीकरण कहते हैं। अगर बच्चा दिखावट के आधार पर पहचान करता है तो वो स्तर 0 में आता है, जिसे चाक्षुषीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चाक्षुषीकरण। देखो, अगर गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता, मेरी बात को समझो, अगर वो गुणों के आधार पर वर्गीकृत करे, गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता तब विश्लेषण होता। लेकिन अगर दिखावट के आधार पर पहचान कर रहा है तो चाक्षुषीकरण है। अब लो जी अगला क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? वह विधि जो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है कौन सी है? अब बताओ। देखो, उदाहरण ऊ से क्या दिख रहा है? ये रहा, ऊ से बन गई आगमन विधि। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता दो। आगे चलता हूं। लो जी, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये कहता है अज्ञात से ज्ञात की ओर का प्रयोग मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि में किया जाता है? अब जल्दी से बताओगे, अज्ञात से ज्ञात
किस विधि में प्रयोग किया जाता है? क्या प्रदर्शन में, संश्लेषण में, विश्लेषण में या निगमन में? मैंने आपको बताया था कि विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। लेकिन आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि भैया ज्ञात से अज्ञात किस में किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात कहे तो संश्लेषण, और अज्ञात से ज्ञात कहे तो विश्लेषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है जी, चलता हूं आगे। लो, अब समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मैथ की जो पेडागोजी होती है यूपी टेट के अंदर बहुत आसान होती है, यहां से समझना। वो कहता है कि गणित का कोई नया सूत्र या प्रमेय सिद्ध करने के बाद विद्यार्थी उस पर आधारित प्रश्न हल करता है, यह किस विधि के अंतर्गत आता है? आगमन, निगमन, खोज या प्रयोगशाला? बताओ भैया। सबसे पहले वो क्या करता है? कोई सूत्र या प्रमेय सिद्ध करता है। सूत्र को ही कहते हैं नियम। तो नियम पहले, उदाहरण बाद में। तो न से नियम और न से निगमन, ये कौन सी विधि होगी? ये निगमन विधि होगी। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? निगमन विधि होगी। लो जी, आगे कहता है, ये आपके यूपी टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ, ये कह रहा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जो करके सीखने पर आधारित है। व्याख्यान विधि है, संश्लेषण विधि है, या प्रयोगशाला विधि है, या निगमन विधि है? अब आपको मैं बताऊं, जो प्रयोगशाला विधि होती है उसमें बच्चा क्या है? प्रयोग कर करके सीखता है। जैसे आप याद करो, जब आप प्रयोगशाला में जाते थे तो आप खुद क्रिया करते थे, और खुद क्रिया करके बच्चा सीखता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलता हूं आगे। लो जी, समझना, यह कहता है, इंपॉर्टेंट है, रेखा गणित में किसी साध्य या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आमतौर पर किस विधि का सहारा लिया जाता है? जहां पर दिए गए तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पर जोड़ने की बात हो, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने की बात हो, वो कौन सी विधि होती है? विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन या व्याख्यान? अब मेरी बात समझना, जैसे कहते हैं ना कि हम एक एक चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण का मतलब है तोड़ना, और संश्लेषण का मतलब है चिपकाना। अब मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा, समझो। यहां से समझोगे तो एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी। विश्लेषण का मतलब है तोड़ देना, समस्या को हमने तोड़ दिया, बिखेर दिया। लेकिन संश्लेषण का मतलब है समस्या को हमने जोड़ दिया। तो जहां जोड़ने की बात हो संश्लेषण, और तोड़ने की बात हो तो विश्लेषण। तो यहां पर आपको एक शब्द दिखा तथ्यों को जोड़कर, तो आपने क्या लगा दिया? संश्लेषण लगा दिया। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? गणित की एक कक्षा में एक छात्र बार बार एक ही प्रकार की गलतियां कर रहा है। शिक्षक को इन कमियों के विशिष्ट कारणों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए? योगात्मक, निदानात्मक, उपलब्धि या मानकीकरण? देखो, अब मेरी बात को अच्छे से समझना, दो तरह का परीक्षण होता है, और ऐसे मैं क्लियर कर दूंगा कि आपके जीवन में कभी डाउट नहीं होगा। एक होता है निदानात्मक, एक होता है भैया निदानात्मक, और एक होता है उपचारात्मक। समझना बात को, इनमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन आज के बाद मैं नहीं होने दूंगा। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर से कहा चेक करो जी, मुझे कुछ बीमारी सी लग रही है। डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ता है और देखता है, अच्छा इसे तो बुखार है, खांसी है, सरदर्द है।
लेकिन अब उसने क्या कर दिया, सिर्फ कमियों की पहचान की, उनका उपाय नहीं किया। तो जहां पर शिक्षक सिर्फ कमियों की पहचान, देखो निदानात्मक में क्या होता है, सिर्फ कमियों की पहचान की जाती है। बात को समझना, कमियों का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। अब मेरी बात को समझना, दूर नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ पता लगाया जाता है। दूर नहीं किया जाता है, सिर्फ कमियों का पता लगाया जाता है। उपचारात्मक में क्या होता है, कमियों का पता लगाकर, कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है, उन्हें दूर किया जाता है। देखो, अगर वो कहे कि कमियों का पता लगा के उन्हें दूर किया जाता है या समस्या का पता लगाकर उसका समाधान किया जाता है, तो उपचारात्मक। और सिर्फ कमियों का ही पता लगाना है तो निदानात्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बच्चे का क्या हो रहा है, कमियों का पता लगा रहे, दूर नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा, आप कह दोगे निदानात्मक परीक्षण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलता हूं आगे। लो, अब आपसे पूछ लिया है कि गणित में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है गणित में, उसका उद्देश्य क्या होता है। अब एक एक बच्चा आंसर करेगा। प्रतिभाशाली बच्चे को अतिरिक्त गृह कार्य देना, बच्चे के सीखने की कठिनाई या कमियों को दूर करना, कक्षा में अनुशासन बनाना, या वार्षिक परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त करना। जल्दी से बताओगे क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, उपचार का मतलब है कमी का पता लगाओ और उसको दूर कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी। बताओ, कोई दिक्कत है इनमें। अब एक एक क्वेश्चन आप करोगे। लो जी, कक्षा 4 का एक छात्र है, वो 45 + 32 को 77 लिखता है, ठीक है। लेकिन जब 405 में 32 को जोड़ने को कहा जाता है तो वो इस तरह लिख देता है। तो छात्र की ये जो त्रुटि है, ये गणित में किस कमजोरी को दिखाती है। उसे जोड़ने का नियम नहीं पता, वह लापरवाह है, उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है, उसे शून्य का ज्ञान नहीं है। आज मैं आपको पेडागोजी को सिखाता हूं और मात्र 1 मिनट के अंदर आपको पेडागोजी ऐसी सिखा दूंगा, 1 मिनट के अंदर पेडागोजी पूरी खत्म कर दूंगा। समझो अब पेडागोजी है क्या। जैसे आप ये हो, ठीक है, समझना। अब ऐसे समझना, ये आपका बेटा है, ठीक है, ये आपका बेटा है, और ये जो बेटा है आपका, इसमें 1 लाख कमियां हैं, ठीक है। लेकिन बेटे के आए हैं रिश्ते वाले। बेटे के कौन आ गए हैं, रिश्ते वाले आए हैं। तो आपने देखा होगा जब किसी लड़के के रिश्ते वाले आते हैं तो लड़की वाले से क्या कहा जाता है, अजी हमारा लड़के में कमी नहीं है, हमारा लड़का तो पूरे गांव में सबसे अच्छा लड़का है, इससे सीधा बालक कोई है ही नहीं, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अब वो कहेंगे जी तुम्हारा लड़का तो बीड़ी पीता है, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमारा लड़का बीड़ी नहीं पीता, वो दूसरे लोग हैं जो हमारे लड़के को बिगाड़ते हैं। इसका मतलब है अपने बच्चे की कमी कभी नहीं गिनवानी। तो जैसे ऐसे समझना, अगर आपको पेडागोजी का क्वेश्चन करना है ना, तो बिल्कुल ऐसे समझना कि आपका एक बेटा है, उसके रिश्ते वाले आए हैं। अब रिश्ते वालों से क्या कहोगे कि मेरा लड़का शराब पी है जी, ये शराब पीता, ऐसे कहोगे तो रिश्ता नहीं होगा। नहीं कहते, क्या कहते हैं, इससे सज्जन कोई नहीं है, ये बहुत अच्छा है। भाई अपने बेटे की कभी कमी नहीं गिनवानी। अब रिश्ते वाले क्या कहेंगे, अजय हमने तो तुम्हारा लड़का देखा है शराब पीते हुए। अब आप पकड़े गए, अब आप पकड़े गए। उन्होंने कह दिया कि कल हमने तो ठेके पे देखा था तुम्हारा लड़का शराब पी रहा था। तो आप क्या कहते हो, अजय हो सकता है आपने गलत देख लिया हो,
वो हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो और कोल्ड ड्रिंक को आपने शराब समझ लिया हो। पीता तो वो है ही नहीं, आज तक उसने छुई नहीं है, आपने वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख लिया होगा। तो अपने बच्चे की आपको कमियां छिपाकर उसके गुण बताने हैं, वही पेडागोजी है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, अब बच्चे से क्वेश्चन हुआ नहीं, उसने 405 में 32 को जोड़ के ये लिख दिया गलत। तो देखो, उसे नियम नहीं आता, क्या ऐसे बुराई करोगे? कभी नहीं करनी। उसे लापरवाह बताओगे? कभी नहीं बताना। उसे ज्ञान नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहना। बच्चे की कमियों को नहीं बताना। अब उन्होंने कह दिया कि भाई हमने तो वो शराब पीते हुए देखा था, क्या कहोगे? हाँ जी, हो सकता है उसने कोल्ड ड्रिंक पी हो और आपने उसे शराब समझा हो। यही आपको कहना है कि उसे स्थानीय मान की समझ नहीं थी, यानी कि उसे शराब और कोल्ड ड्रिंक का पता नहीं था, इसलिए गलती से पी ली होगी जी। तो उसे स्थानीय मान की समझ नहीं थी। तो अपने बच्चे की कमियों को छिपाना ही पेडागोजी है। ठीक है, चलता हूं आगे। अब लो जी, क्या कहता है? गणित शिक्षण में त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन है जो उपयुक्त है? गलतियों के बारे में कौन सा कथन है जो उपयुक्त है? त्रुटियां छात्र की कम अकली को दर्शाती हैं। गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। त्रुटियां शिक्षक और छात्र दोनों की समय बर्बादी हैं, या त्रुटियां बच्चे की सोच, सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। देखो, गलतियां जो होती हैं वो सीखने का भाग होती हैं। अगर बच्चा गलतियां ही नहीं करेगा तो वो नहीं सीख सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने गलती नहीं की, हर व्यक्ति गलती के बाद ही सीखता है। तो गलतियां सीखने का भाग होती हैं, यानी कि एरर्स जो होते हैं वो लर्निंग का पार्ट होते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं आगे। लो जी, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एक बात बताई थी गणित की प्रकृति को लेकर के, अब मेरी बातों को समझना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या शामिल होना चाहिए? केवल सत्र के अंत में लिखित परीक्षा, छात्रों को उनकी रैंक के आधार पर अलग करना, सीखने के दौरान बच्चे की प्रगति और अवधारणाओं की समझ को लगातार जांचना, या गणित के सूत्रों को याद करने की क्षमता का परीक्षण करना। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अब मेरी बात को समझना, जो आकलन बीच बीच में किया जाता है, वह आकलन जो कार्य के बीच बीच में किया जाता है, वही रचनात्मक आकलन कहलाता है। तो जो चीज सीखने के दौरान हो वही आपकी क्या होती है? रचनात्मक आकलन कहलाती है। ठीक है जी, आगे चलता हूं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। ये कहता है गणित शिक्षण की संश्लेषण विधि में हम कैसे आगे बढ़ते हैं? यानी कि जो संश्लेषण विधि है उसमें हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आपसे पूछा है। अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, या विशिष्ट से सामान्य। तो मैंने बताया विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि में बढ़ते हैं, नोट कर लो एक बार। और ये निगमन में बढ़ते हैं। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात विश्लेषण है, जबकि ज्ञात से अज्ञात ये संश्लेषण है। तो ये चारों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार नोट कर लेंगे। तो ज्ञात से अज्ञात पूछा है, तो ये क्या है? संश्लेषण विधि है भैया। चलता हूं आगे। देखो, अब ये कहता है गणित की भाषा का मुख्य गुण निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? गणित की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहली बात है कि गणित की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। देखो, गणित की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्धता उसके अंदर होनी चाहिए। ये गणित की भाषा के गुण हैं। यथार्थता होनी चाहिए भैया। ठीक है, और सार्थकता का मतलब है मीनिंगफुल हो।
सार्थकता भी होनी चाहिए। ये गणित की भाषा के गुण होते हैं, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। तो शुद्धता, यथार्थता, सार्थकता, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलता हूं। अब ये कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। देखो, दो तरह का उद्देश्य होते हैं, एक व्यापक उद्देश्य होते हैं, एक संकीर्ण उद्देश्य होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं, एक संकीर्ण का मतलब होता है छोटा, संकीर्ण को कहते हैं छोटा, व्यापक को कहते हैं बड़ा। देखो, गणित का व्यापक उद्देश्य क्या? व्यापक का मतलब हर क्षेत्र में गणित का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में गणित का यूज है, आपकी डेली लाइफ में भी गणित का यूज है, ये इसका व्यापक उद्देश्य है। भाई व्यापक का मतलब बड़ा, तो हर एक क्षेत्र में गणित का यूज है, ये व्यापक उद्देश्य है। और संकीर्ण उद्देश्य का मतलब है छोटा, तो छोटा क्या है कि बच्चों को संख्याओं का ज्ञान करवाना, संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये इसका क्या है? संकीर्ण उद्देश्य है। संख्यात्मक कौशल का विकास करना, सिर्फ हमें संख्याओं का ज्ञान कराना है, तो ये छोटा उद्देश्य है। जबकि व्यापक उद्देश्य क्या है कि हमें हर एक क्षेत्र में गणित के विकास को समझना है। क्लियर है बात? तो इसने पूछा है कि भैया ये बताओ संकीर्ण उद्देश्य क्या है? रेखा गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा देना। अगर आप दैनिक जीवन में गणित का यूज कर रहे हो तो यह व्यापक उद्देश्य के अंदर आता है। संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बस संख्याओं का जोड़ घटाने का विकास करना, बीज गणित पढ़ाना, परिकलन, और मैंने बताया संख्या और संक्रियाओं का जो विकास करना है, ये ही क्या है? संकीर्ण उद्देश्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूं। देखो क्या कहता है, एक छात्र को जब 44 लिखने के लिए कहा गया तो उसने 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? उसकी कॉपी में सही उत्तर लिख करके उसे डांटेंगे? देखो एक बात याद रखना कि बच्चे को ना तो आपको डांटना है, ना मारना है, ना पीटना है, यानी कि आपको बच्चे को किसी भी तरह की सजा देनी ही नहीं है। तो जिस ऑप्शन में पनिशमेंट की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहती है कि हमें बच्चे को दंड नहीं देना है। आरटी 2009 तो साफ साफ इस बात को कहती है कि अगर बच्चे को आपने दंड दिया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना, जिस ऑप्शन में दंड देने की बात हो उस ऑप्शन को ही काट देना है। तो हमारे सामने से एक ऑप्शन तो कट गया, उसे 10 बार सही उत्तर लिखने का अभ्यास देंगे। देखो आपको बच्चे को बार बार एक ही काम करने के लिए नहीं देना है, ये अच्छा तरीका नहीं है। जैसे हम बचपन में गलती करते थे तो हमारे टीचर क्या कहते थे कि 10 बार इसे नोटबुक में लिख के लाना। ये सही तरीका नहीं है, ये एक गलत तरीका होता है। तो आपको बच्चे को अभ्यास के लिए नहीं बोलना है, तो जहां ऑप्शन में अभ्यास की बात हो उसे तुरंत काट देना है। अभ्यास नहीं करवाना है बार बार, ठीक है? तो अभ्यास की बात हो उसे भी तुरंत काट दिया जाए। उसे खुद ही अपनी गलती ढूंढने के लिए छोड़ दे। अरे बच्चा छोटा है, अगर वो खुद ही अपनी गलतियों को ढूंढेगा तो फिर टीचर का क्या रोल है? तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो उसे क्या करना है? मूर्त पदार्थों के माध्यम से विनिमय और स्थानीय मान के सिद्धांत को समझाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक टीचर का काम है कि हमें बच्चे की समझ को विकसित करना है, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए बच्चे की समझ का विकास करना है। यह एक शिक्षक का रोल होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलता हूं आगे। यह कह रहा है कि गणित में अमूर्तीकरण का क्या अर्थ है? गणित में अमूर्तीकरण का क्या अर्थ है?
गणित के सूत्रों को रट लेना, या ठोस वस्तुओं के बिना केवल संकेत और मानसिक स्तर पर संप्रत्तियों को समझना, ज्यामितीय आकृतियों के चित्र बनाना, या केवल पहाड़ों को याद करना। जल्दी बताओगे अमूर्तीकरण का मतलब क्या? देखो, दो चीजें होती है, एक मूर्त एक अमूर्त। मूर्त वो होती है जो चीजें हमें आंखों से दिखाई देती हैं, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों मूर्त। और जो चीजें हमें आंखों से दिखाई नहीं दे उसको कहते हैं अमूर्त। ठीक है, तो अमूर्तीकरण का मतलब है ठोस का मतलब कहते हैं, देखो ठोस को ही कहते हैं मूर्त। ठोस को मूर्त भी कह देते हैं और ठोस भी कह देते हैं। तो जो चीजें आंखों से दिखाई दे वो ठोस है, वो मूर्त है। तो उनके बिना केवल संकेत और मानसिक स्तरों से अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो ये ही अमूर्तीकरण का अर्थ है। ठीक है, चलता हूं आगे, क्या कहता है? यह कह रहा है कि सांख्यिकी में प्रसरण के विश्लेषण की विधि से संबंधित है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? आर ए फिशर थे, गॉस थे, लाप्लास थे, या न्यूटन थे? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओगे, जल्दी से बताओ। देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझना और एक एक बात अपने दिमाग में फिट करना। प्रसरण से एक शब्द है शरण। देखो हमेशा एक चीज है जो किसी की शरण में नहीं जाती और वो है फिश। फिश भैया हमेशा किसी की शरण में नहीं जाती है, उसे शरण में लाया जाता है। वरना फिश जो है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो फिश जो होती है प्रसरण में एक शब्द याद रखना, शरण। वो किसी की शरण में नहीं जाती है, उसे जबरदस्ती ले जाया जाता है और फिश से क्या बन जाएगा? फिशर बन जाएगा। तो वो कौन थे? आर ए फिशर थे। ऐसे आप याद रख लेना। ठीक है, चलता हूं आगे। ये कहता है किसने कहा कि शिक्षक शिक्षण उपकरण सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण को स्थिर और रोचक बनाते हैं? रस्क ने, नन ने, मैकॉन और रॉबर्ट्स ने, या वंशीधर ने? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ। तो शिक्षण उपकरण या सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण को स्थिर और रोचक बनाते हैं, ये मैकॉन और रॉबर्ट्स ने कहा। किसने कहा था? मैकॉन और रॉबर्ट्स ने कहा था। आगे अब चलता हूं किसकी तरफ? क्वेश्चंस की तरफ। और अब समझाता हूं एक एक कॉन्सेप्ट को। मैं ये कह रहा हूं जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल अपने जीवन में समझ नहीं आया, आज उसे एक एक चीज समझ आने वाली है और एक एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूं। और इतने मजेदार तरीके से एक क्वेश्चन जिसकी मुझे उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में आएगा, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाता हूं। देखो अगर मैं आपसे ये कहता हूं भैया, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 500 बराबर 2 की पावर a गुणा 5 की पावर b, तो a प्लस b का मान क्या होगा? अब मेरी बात को समझना, यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी इस तरह की पावर बराबर में दी हो, कोई नंबर दिया हो और उसके सामने इस तरह से पावर दी हो, समझना इंपॉर्टेंट है, यहां से समझना। जब भी कोई आपको नंबर दिया हो और इस तरह से पावर दी हो, तो आप सबसे पहले एक काम करना लाडले बच्चों, कि ये जो नंबर आपको दिया है इसके फैक्टर करने। समझना बात को, बहुत आसान है। इस 500 के फैक्टर करना, 2 से 250 बार कटा, 2 से 125 बार कटा, ये 5 से 25 बार कटा, ये 5 से 5 बार कटा, ये 5 से 1 बार कटा। जब इस तरह की पावर बराबर में दी हो तो जो नंबर दिया है उसके फैक्टर कर लेना। अब यहां से समझना बहुत अच्छे से। अब ये बताओ 2 जो है ये कितनी बार आया है? आप कह दोगे 2 जो आया है वो 2 बार आया है गुणा। 5 कितनी बार आया है? 5 भैया 3 बार आया है।
ये कह देगा 2 की पावर a गुणा 5 की पावर b। अब मेरी बात को समझना, यहां भी 2 है जी है, यहां भी 2 है, तो 2 के ऊपर कितना है 2, यहां 2 के ऊपर कितना a, तो a का मान कितना हो गया 2। बताओ कोई दिक्कत है? यहां भी 5 है, यहां भी है, 5 के सिर के ऊपर क्या बैठा है b, यहां 5 के ऊपर क्या बैठा 3, तो b का मान 3 है। बताओ अब a और b का मान आपको पता लग गया, a प्लस b पूछा है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, ये इसका आंसर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना वेरी वेरी कहूं उतना कम है। क्वेश्चन की तरफ चलूंगा और एक एक चीजें आपको समझाऊंगा। भर भर के क्वेश्चन आते हैं भैया, चिंता मत करो, भर भर के क्वेश्चन आते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको करवा के ही होश लूंगा। आज डर खत्म कर दूंगा आपका मैथ का बिल्कुल ही। ठीक है जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में लाडले बच्चों कुछ भी नहीं है, एक शब्द का कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि यदि 2352 बराबर है 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y गुणा 7 की पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखो जब भी इस तरह से पावर और नंबर बराबर में दिया हो, इस नंबर के क्या कर लेने फैक्टर। अब आपको फैक्टर करने आने चाहिए, तो 2352 मैं आगे कर लूं, इधर कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सबसे पहले जो नंबर दिया हो इसके फैक्टर करना। तो भैया मैंने 2 से काटा, 1 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 3 चौक 12, 3 नम 27, 7 से काटा 7 बार, 7 से काटा 1 बार। अब मेरी बात को समझना, 2 कितनी बार आया है 2 आया है जी 4 बार। 3 कितनी बार आया है 3 आया है 1 बार। 7 कितनी बार आया 2 बार। बस ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? अगर आपने ऐसे लिख लिया क्वेश्चन खत्म है। आप कहोगे ये कैसे लिखा सर? भैया 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो 2 जितनी बार आया है उसकी पावर 4 कर दो गुणा। 3 1 बार आया, 3 के सिर पे 1 लगा दो गुणा। 7 कितनी बार आया 2 बार, तो 7 2 बार लिख दो जी। अब यहां पर तो 2 आया मेरा 4 बार, 3 आया मेरा 1 बार, 7 आया मेरा 2 बार। अब इसके बराबर रख दो, तो 2 की घात x गुणा 3 की घात y गुणा 7 की घात z। अब समझना मेरी बात को, आसान है भाई, बिल्कुल आसान। इससे आसानी क्या होगा, देखो यहां 2 है जी है, यहां 2 है, तो 2 के सिर पे क्या है x, यहां 2 के सिर पे क्या है 4, तो x की वैल्यू कितनी हुई 4। यहां 3 है जी, यहां भी 3 है। 3 के सिर पे क्या है y, यहां 3 के सिर पे क्या है 1, यहां 7, यहां 7, 7 के सिर पे z, यहां 2। बताओ अब आपको x y z का मान पता लग गया, तीनों को जोड़ दो, 4 1 5 और 2 7, ये रहा आंसर। बताओ इससे आसान क्या ही बता दूं, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आगे चलता हूं और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं बहुत ही अच्छे से। अब मेरी बात को समझना, एक होता है भैया, देखो जिसे कहते हैं कोटि पूरक, समझना अच्छे से समझो। एक होता है कोटि पूरक या इसी को कहते हैं पूरक कोण, और एक होता है संपूरक कोण। समझना, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से। आपके डर को आज बिल्कुल गायब कर दूंगा। यहां से समझोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखो अब मेरी बात समझना,
अगर आपसे वो कोटि पूरक कोण पूछता है तो कोटि पूरक का मतलब होता है A+B बराबर 90 डिग्री के। यानी कि अगर आपसे कोटि पूरक कोण पूछे तो आप आंख बंद करके 90 में से घटा देना, और संपूरक कोण पूछे तो A+B का मान 180, यानी कि आप 180 में से घटा देना। अभी आपको समझ में आएगा और मजेदार तरीके से समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो कैसे आप याद रखोगे। देखो सप्लीमेंट्री में एक वर्ड है जिसका नाम है एस। देखो अगर मैं एस लिखूं ये किसके जैसा है, तो एस से अगर मैं एस को यूं मिला दूं तो ये 8 के जैसा है। और 8 से क्या बनता है, 8 किस में आता है, 180 में। तो अगर किसी कोण का सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से घटा देना, और कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 90 में से घटा देना। क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। हम हर एक क्वेश्चन को आपसे ही करवाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। 138 के संपूरक का कोटि पूरक कोण क्या होगा? बताओ जी, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन। अब समझना, देखो अगर वो आपसे 138 का संपूरक कोण कहता तो मैंने बताया संपूरक का मतलब है 180 में से घटा दो। तो 180 में से कुछ नहीं करना, 138 को घटा देना है। तो इससे 2.5 ली तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 42। अब बच्चा क्या करता है, इस 42 को टिक कर देता और ये गलत हो जाता है। अरे मेरे भैया, अगर वो आपसे ये कहता कि 138 का संपूरक कोण क्या होगा तो आप 42 लेते, लेकिन उसने लाडले बच्चों 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। कितने क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं? 2। अगर वो आपसे ये कहता 138 का संपूरक कोण क्या होगा, ऐसे कहता संपूरक कोण क्या होगा, तब आप 180 में से इसे घटा देते। लेकिन वो बहुत तेज बन गया, उसने क्या किया, उसने 2 क्वेश्चन साथ में लपेट दिए। अब आपको क्या, 138 का संपूरक आपने तो सही कर दिया था, लेकिन आप उसके आगे नहीं समझ पाए। उसने आगे एक और क्वेश्चन लपेट दिया कि जो आंसर आए उसका कोटि पूरक बताना है। तो मैंने बताया भैया, अगर उसने कहा संपूरक, आपने 180 में से घटाया, फिर उसने कहा कोटि पूरक, तो जो आंसर आया है उसको 90 में से घटा दो, बात खत्म। तो 8 और 4 ये है इसका करेक्ट आंसर। तो इसने 2 क्वेश्चन मिक्स किए हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से समझोगे, एक एक बच्चा यहां दिमाग लगा देगा। दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ दो, एक एक बात आपके दिमाग में मैं चिपकाऊंगा, समझो। अगर वो संपूरक कहे तो 180 में से घटाओ, ठीक है, आपने घटा दिया। लेकिन वो फिर कहे संपूरक का, तो संपूरक हमारा आया 42 डिग्री। अब इस 42 का कोटि पूरक, तो कोटि पूरक कहे 90 में से घटा दो, फिर इसे 90 में से घटा दिया, आंसर आपके कदमों में आ गया। ठीक है, अब देखो, जैसे ये एक सीधी रेखा में खींच देता हूं, समझते चलना, एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक सीधी रेखा पर कितने बिंदु उपस्थित होते हैं, तो सीधी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, चाहे एक रेखा इतनी सी ही। अगर इसमें आपसे कोई बिंदु पूछे ना, तो इसमें अनंत बिंदु हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदुओं से एक रेखा का निर्माण होता है। तो एक सीधी रेखा पर उपस्थित बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो आप कह दोगे अनंत है जी, ऑप्शन नंबर ए। अब समझना आगे, अगला कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल छाप दूंगा, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप फटाफट कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। एक होता है भैया बहुभुज, जिसे कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं, पॉलीगन। अगर आपसे यह पूछे कि बहुभुज के
अंतः कोणों का योग, मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अगर बहुभुज के अंतः कोणों का योग पूछता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है और वो होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। बस ये फॉर्मूला लगा देना। आपको किसी भी बहुभुज के वो अंतः कोण पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आप कहोगे n क्या है जी? अगर आपसे इंटीरियर एंगल पूछे तो वो ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड, यानी कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब मेरी बात को समझना, जिस भी आकृति में 3 या 3 से अधिक भुजा होती हैं वो बहुभुज कहलाती है। 3 या, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है। तो जिस आकृति में 3 या 3 से अधिक भुजा हो, 3 या 3 से अधिक भुजा हो, वो क्या कहलाती है? वो सभी क्या कहलाती है? वो सभी बहुभुज कहलाती हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा बताना, तो आप कुछ मत करना, n-2 गुणा 180 डिग्री। n, चतुर्भुज में भुजा कितनी है? 4, तो n की जगह 4-2 गुणा 180 डिग्री। तो 4 में से 2 गया, कितना आया? 2 गुणा 180, यानी कि 360 डिग्री इसका आंसर था। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, अभी आपको कराता हूं। ये रहा, ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये आया कि उसने पूछ लिया कि पंचकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। बताओ, आंतरिक कोणों का योग अगर आपसे पूछे तो आप एक ही फॉर्मूला लगा देना आंख बंद करके, n-2 गुणा 180 डिग्री। अब n कितना है? पंचकोण है, मतलब 5 है, तो 5 माइनस के 2 गुणा 180 डिग्री। तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा? 3 गुणा 180 और 18×3 = 54, यानी कि 540 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ, कोई भी दिक्कत हो, यानी कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना, n-2 गुणा 180 डिग्री। n क्या है? भुजा, पंचकोण 5, तो n की जगह 5 में से 2 गए, 180 की गुणा। अगर मैं आपसे यहां नवभुज कह दूं, लो जी नवभुज कह देता, अब जल्दी करोगे क्या आंसर होता फिर इसका? जल्दी से बताओगे, अगर मैं नवभुज कह देता तो क्या आंसर होता? जल्दी से कर दो। बताओ जी, अगर मैं नवभुज कह देता तो आप कहते n-2 गुणा 180 डिग्री। तो n की जगह 9 माइनस के 2 गुणा 180, तो 7 गुणा 180, 700, 7×8 = 56, 7 एकम 7 और 5 12, 1260 डिग्री ये इसका आंसर होता। क्लियर? अब मेरी बात को समझो, ये तो हो गया आंतरिक कोण। अगर मैं बाह्य कोण पूछूं, भाई बाह्य कोण भी तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो बाह्य कोण होता है, बहुत आसान है, 360/n, ये फॉर्मूला होता है। बस बाह्य कोण पूछे तो 360/n। तो आपसे अगर मैं ये कहूं कि चतुर्भुज के n क्या है? भुजाओं की संख्या। अगर आपसे वो ये कह देता कि पंचकोण के बाह्य कोण क्या होगा, बताना, बाह्य कोण क्या होगा? बताओ, अब बताओ जी, पंचकोण का बाह्य कोण आपसे पूछ लेता, जल्दी से बताओ। तो आपको एक बात याद रखनी है, 360/n ये फॉर्मूला है। बस 360/n मतलब 5, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री ये इसका आंसर आ गया। बताओ,
कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 360/n होता है। ठीक, लो, जैसे ये पूछ लिया कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री है, तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अरे बाह्य कोण देके भुजाओं की संख्या पूछी है, तो आप कह दोगे हमारे सर ने एक बात बताई थी कि वो बाह्य कोण पूछे या बाह्य भुजा पूछे, 360 में भाग दे दो बस। 360 में 18 का भाग दिया, 20 डिग्री। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? बहुत बढ़िया जी। अब ये सब आपको ही करने भाई, ये क्वेश्चन है, आगे चलता हूं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, अब समझो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक बात आपको बताई, जब भी ये कह रहा यदि दो प्राकृत संख्या a और b के लिए a की घात b बराबर 125 है, तो b की घात a क्या होगी? एक बात समझना, जब भी नंबर के बराबर में इस तरह की पावर दी हो, तो आप इस नंबर के हमेशा फैक्टर करना। तो 125 के अगर मैं फैक्टर करूं, 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार, तो इसका मतलब ये a की घात b है, ये 5 की घात 3 है। बस लिख दिया। अब ये बताओ, नीचे a है, नीचे यहां क्या है 5, तो a बराबर 5 हुआ। ऊपर पावर b है, यहां ऊपर क्या 3, b की जगह 3 हुआ। ये मान आपको पता लग गया। अब b की पावर a क्या होगी, तो b की जगह लिख दो 3। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 ती 81 तिया 243। ये इसका आंसर है। बताओ इससे आसान क्या होगा? बता दो जी। आगे चलता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बात को बहुत अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इस तरह से पावर दोनों आमने सामने हो, तो पहले एक को सॉल्व करना। एक इधर को सॉल्व कर लो पहले, या इधर को, मैं इधर को करता हूं। तो 2 की पावर 5 का मतलब है 2 की गुणा 5 बार। ठीक है, इसका मतलब हो गया 32, और 32 में से 5 गए तो ये हो गया 27। तो अगर मैं इस 27 को पावर में लिखूं, तो ये 3 की पावर 3 होगा। तो इधर से मैंने बना 9 की पावर 2x माइनस 1, और इधर से क्या बना 3 की पावर 3। कोई दिक्कत? बताओ। क्योंकि अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बचा 32 में से 5 गए 27, 27 के मैं इस तरह से फैक्टर कर देता हूं। तो 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, अब समझ 3 की पावर 3। अब अगर ये 3 है तो इधर भी 3 ही बनाना है, अगर 3 नहीं है तो बनाओ। तो 9 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं। मेरी बात समझना, 3 की पावर 2। अब इसकी पावर है 2x माइनस 1, समझना बात को, और इधर 3 की पावर 3। तो जैसे पावर के ऊपर पावर हो तो इसकी इनमें गुणा हो जाती है। तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी? 2 की गुणा पहले इसमें होगी 4x, फिर 2 की गुणा माइनस है तो माइनस 2 एकम 2 इसमें होगी, बराबर 3 की पावर 3। तो 3 से अब ये 3 कट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 4x माइनस 2 बराबर 3। माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 5, और ये 4 भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5/4 आ गई। ये इसका आंसर है। इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है, इंपोर्टेंट है, बहुत ही शानदार। चलता हूं आगे। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आगे मैं बढ़ता हूं और इस टाइप के क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना इस टाइप को भी। ये क्या कहता है समझना, हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। किसको सॉल्व करिए? ब्रैकेट को। कैसे सॉल्व होता है? जैसे ये 8 की पावर 1/3 है, तो सबसे पहले 8 को भी पावर में बदलिए। समझना कैसे होता है। देखो ये 5 तो बाहर ही होगा,
इस 2 का मतलब 8 के फैक्टर करूंगा तो ये 2 की पावर 3 होगा। तो इस 8 को लिखो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 पहले से ही है, समझना बात को, ठीक है। प्लस ये 27 से अगर मैं इसको करूं तो ये 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 पहले से ही है, फिर उसकी पावर 3 और फिर उसकी पावर 1/4। इसको बाद में करेंगे। देखो अब मैंने कहा गुणा, पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा होगी, तो ये 3 गुणा 1/3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इस 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया क्योंकि इसकी गुणा हुई। तो यहां से क्या बचा 5, ब्रैकेट में यहां से 2 + 3 बचा, उसकी पावर 3, ठीक है, और फिर उसकी पावर 1/4 ये बचा भैया, बिल्कुल यही है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, अब 2 और 3 कितना होगा 5, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125 और 125 की 5 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 625। अब 625 की पावर 1/4 होगी, तो 625 को अगर मैं कहूं तो ये 5 की पावर 4 की पावर 1/4, फिर 4 से ये 4 पावर कट जाएगी, तो यहां से क्या बचेगा 5 बचेगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड भी। आगे चलता हूं, अब मेरी बात को समझना। अब चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, साधारण ब्याज का टाइप है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यहां से समझना एक एक बच्चा। ये कहता साधारण ब्याज पर एक मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में उसी दर से यह धन 3 गुना हो जाएगा। अब मेरी बात को समझना और इसकी मैं आपको ट्रिक भी दूंगा और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। देखो मेरी बात को समझो, तो जब आपको धन ना पता हो तो आप एक काम करना, ठीक है, एक काम करना कि धन को मानना 100। भाई मैंने धन को 100 मान लिया, तो आप कहना धन कितना हो गया, वो कह रहा 10 वर्षों में 2 गुना हो गया, तो 100 जो धन है 2 गुने का मतलब है 200 हो गया। समझो, जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, बदले में आपने मुझे 200 रुपए दे दिए, तो कौन सी चीज है जो बढ़ गई, तो आप कहोगे ब्याज बढ़ गया जी। क्या बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया। तो ब्याज कितना बढ़ गया 100 रुपए। भाई 100 से 200 हुए, 100 रुपए ब्याज के बढ़े कितने दिन में, 10 वर्ष में। अब वो कह रहा कितने वर्ष पर उसी दर पर यह धन 3 गुना हो जाएगा। अब 100 रुपए हमने माना था, तो 3 गुने का मतलब है 300 हो जाएगा, समझना। तो ब्याज कितना बढ़ा 200 रुपए। भैया कितने दिन में हो जाएगा, तो पहले ब्याज 100 रुपए था, अब ब्याज 200 हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो गया 2 गुना हो गया। तो जितना ब्याज हो जाए, ठीक है, जितना ब्याज बढ़ जाए उतना ही वर्ष को भी बढ़ा देना है। क्या कर देना है, वर्ष को बढ़ा देना है। तो 10 का भी 2 गुना कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे मुझे समझ नहीं आया, अब मुझे समझाने का कोई आसान तरीका बताइए। तो अब सुनिए ट्रिक, अब सुनिए ट्रिक। देखो जब भी आपसे साधारण ब्याज में गुने का क्वेश्चन आए, तो आप उनमें एक एक कम कर देना। जैसे ये 2 गुना है तो इसे लिख देना 1, ये 3 गुना है इसको लिख देना 2। हमेशा गुने को एक एक कम कर देना। अगर यहां पर 5 होता तो उसे 4 लिखते, यहां पर 10 होता तो उसे 9 लिखते, कोई दिक्कत। भाई ये 2 था 1 लिख दिया, 3 का 2 लिख दिया। तो 1 का ये कितने गुना है, तो 1 का भी ये 2 गुना है, तो ये इसका जितने गुना हो, ठीक है, उतना ही वर्ष में गुणा कर देना। तो 1 का 2 गुना है तो 10 का भी 2 गुना कर दो, आंसर खत्म। बताओ अगर ये 1 का 4 गुना होता, अगर वो आपसे ये कह देता लो जी मैं तो ये कह रहा हूं कि कितने ब्याज दर पर ये 5 गुना हो जाएगा, अब बताओ जी क्या आंसर होगा, बताओ, करो जी आंसर, चुटकियों में करवा दूंगा क्वेश्चन को, जल्दी बताओ।
जल्दी से करो। मैंने बताया जब भी गुने का क्वेश्चन हो आप एक एक कम कर देना। यहां 2 से 1 कम करना 1, यहां 5 से 1 कम करोगे कितना हो गया 4। 1 का 4 कितने गुना है? 4 गुना। जितने गुना है उसकी इसमें गुणा कर दो, तो 10 की 4 में गुणा कर दोगे, 10 चौक 40। बताओ, ये है आंसर। ठीक, समझ में आई बात? लो जी, अगर वो आपसे इस तरह से कहता है कि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में एक धनराशि 2 गुना हो जाती है, ब्याज दर क्या है? बताओ जी। वो कह रहा साधारण ब्याज की दर एक राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो ब्याज की दर क्या है? बताओ जी, बता दोगे क्या होगी ब्याज की दर? देखो, आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ही आसान। ठीक है, जितनी गुनी हो जाए उससे 1 कम करो और उसकी वर्ष में गुणा कर दो, तो 10 एकम 10, बात खत्म। लो, क्लियर? 2 गुनी से 1 कम किया, इसकी इसमें गुणा कर दी और आंसर आपके सामने है। चलता हूं आगे। अब मेरी बात को समझना, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, यह कहता है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। देखो, अब मेरी बात को समझना इंपॉर्टेंट है। जब वो आपसे ये कहे कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, देखो अब मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे कभी गलती नहीं होगी। तो जो जैसे 2/5 है, कोई चीज अगर बटे में लिखी गई है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो अनुपात में। तो भाग की चीज को अगर आप अनुपात में लिखोगे या भाग में लिखोगे, बात एक ही है। तो पहले क्या आया? साधारण ब्याज। तो ये जो 2 रुपए है ये साधारण ब्याज है, बस। बाद में क्या आया है? मूलधन। तो ये मूलधन है, बस बात खत्म। अब तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज कितना था? 2। मूलधन कितना था? 5। रेट कितना है? दर है 8%। समय टी आपसे पूछा है बटे 100। 5 से काटा ये 20 बार, ठीक है। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार, 5 की गुणा इसमें हुई, तो 5 दूनी 10 बराबर 2 गुणा टी। और 2 गुणा की चीज इधर भाग में आई, तो कितनी बार गया? 5 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बताओ जी, कोई भी दिक्कत हो, आपको बस एक बात याद रखनी है कि जैसे ये बटे में कोई संख्या दी हो, इसको ऐसे अनुपात में लिखना। पहले ब्याज है तो ये पहले वाला नंबर ब्याज है, दूसरा मूलधन है तो ये दूसरे वाला नंबर मूलधन है। फिर तो आप फॉर्मूला लगा देना कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और उस फॉर्मूले में जैसे ही चीजों को रखोगे आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जी, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसका कोई जवाब नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा भाई इस क्वेश्चन को, तो और बहुत आराम से, बस 2 मिनट आप मुझे देना। जब भी आपके सामने जीवन में क्वेश्चन आएगा और आपसे वो ये कहे 1/3 इसकी पावर -3, तो जीवन में जब भी किसी की पावर माइनस में हो तो हमेशा सबसे पहले उस पावर को प्लस में करना है। ठीक है, किस में करना? प्लस में। प्लस में पावर कैसे की जाती है? इसको पलटी मार दो, तो इसको ऐसे लिख दो 3/1, और इसकी पावर फिर प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद ऐसे कर सकते हो 3/1 की पावर 3 है, तो इस तरह 3 या 9 या 27, ये इसका आंसर होता। जैसे मैं आपसे ये कहूं 4 की पावर -2,
अब आप इसे कैसे लिखोगे मुझे ये बता दो। तो आप कहते हो कि सर आपने हमें एक बात बताई है कि क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो और उसकी पावर माइनस में हो तो सबसे पहले उस पावर को प्लस में करना है। तो पावर प्लस में कैसे होती है? पलट के। सर अब पलटेंगे कैसे? देखो, जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ऐसे ही जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/1 लिख दिया। अब पलटी मार दो तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं 1/4 की पावर 2। तो अब प्लस होगी पावर पलटते ही, तो 1/4 गुणा 1/4 तो 1/16 हो गया। कोई दिक्कत? तो हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है, जो पावर माइनस है उसको सॉल्व किया जाता है। देखो क्वेश्चन इतना तगड़ा है कि बच्चा इसे देख के ही भग जाएगा, लेकिन आपको मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन करना है। हमेशा पहले पावर को माइनस को प्लस करो। देखो जैसे ये है, इसकी पावर माइनस है, हमें सबसे पहले इसको प्लस करना। पलटी मार दो तो जब पलटी मारूंगा तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। भाई उल्टी पलटी होगी, 3/1 की पावर 3 हो गया। माइनस इसको पलटी मारूंगा तो ये 4 की पावर 1/+2 हो गई। बताओ कुछ है इसमें? ये भाग है। इसको पलटी मारा तो ये 4/1 की पावर 3 हो गई। मजा आ गया सर। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 माइनस के 16 भाग देना है 64 का। बताओ कुछ है इसमें? तो 27 में से 16 गए तो 11/64, सॉरी 11/64 ये आंसर है। लो, अरे वाह गुरुजी कमाल। हम तो इसे देख के ही डर गए थे कि ब्रैकेट उसके ऊपर ब्रैकेट उसके ऊपर ब्रैकेट, और ये हाउ 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 बन रहे थे। माइनस को देख के सर घबरा रही थी मैं इस क्वेश्चन को जीवन में कैसे करूंगी, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर आपने ये 27 कैसे किया? मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपने इस माइनस को प्लस पलट के कर दिया सबसे पहले, लेकिन ये 27 कैसे है इसे और बता दो गुरुजी। लो जी इसे बता दो। जैसे ये बेटा 3 की पावर 1/3 था, इसको मैंने ऐसे किया 3/1 गुणा 3/1 गुणा 3/1, 3 तिया 9 तिया 27/1, तो 27 इस तरह से आंसर आ गया। इस तरह से ये 16 आ गया, इस तरह से ये 64 आ गया। क्लियर? बहुत बढ़िया जी। अब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड मास एक सिस्टम होता है, उससे इस क्वेश्चन को किया जाता है। समझो, एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहते हैं? बोर्ड मास। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ये याद रख लेना। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि पहले भाग किया जाता है। अब ऐसे लिखता हूं मैं, देखो आपको आसानी से करवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। एक बार समझ लोगे तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसीलिए समझा रहा हूं। बोर्ड मास, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले कोष्टक सॉल्व किया जाता है। ओ का मतलब होता ऑफ। ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं, एक छोटा होता है, एक मंझला होता है और एक बड़ा होता है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर ये बड़ा। ऑफ का मतलब होता है का, फिर का सॉल्व किया जाता है। डी का मतलब डिवाइड, फिर भाग दिया जाता है सबसे पहले। एम से मल्टीप्लाई, फिर गुणा होती है। फिर ए का मतलब एडिशन, जोड़, और लास्ट में घटाया जाता। अब समझ लो, ऐसे लिख लो। पहले छोटा ब्रैकेट कहां का? छोटा ब्रैकेट है ये। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 9 आएगा। माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्यारे बच्चों प्लस आ जाता है, ठीक है। माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस, ये प्लस है, ये सॉल्व हो गए ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करो तो भैया अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 12 होगा भाई, हो सकता है ये 12 हो। एक बार मैं इसे 12 कर देता हूं,
ये गलती से 13 लिख दिया हो टाइपिस्ट ने, ठीक है। तो पहले इसका क्या होगा, इसमें भाग होगा, तो 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी 24 माइनस 7, ठीक है। अब 9 और 8, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 9 प्लस 8 प्लस, अब माइनस का 7 प्लस का 2, तो माइनस का 5 ज्यादा, जब प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस का जीतेगा, तो 9 प्लस 8 माइनस के 5, तो 17 में से 5 गया तो 12, इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। क्लियर है भैया? क्लियर? बहुत शानदार। अब मेरी बात को समझो, जैसे ये रहा पावर की पावर माइनस, जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। देखो इसकी पावर माइनस, मैंने कहा जब भी किसी की पावर माइनस हो सबसे पहले उसे सॉल्व करना, इन्हें पलट देना, तो ये 3/1 की पावर 1 होगा, माइनस ये 4/1 की पावर 1 हो गया। अब इसकी पावर -1 है, तो पहले इसे सॉल्व कर लो, तो ये 3 माइनस का 4 इसकी पावर -1 आया, तो ये आ गया -1 की पावर -1, तो इसके नीचे मैं 1 कर लूं। अब इसकी मैं पलटी मारूंगा तो ये -1 की पावर 1 आएगा, तो माइनस का 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर भैया, ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। भाई यहां से -1 आया, अब समझना, अब माइनस की पावर अगर पलटी मारते हैं, इसको पलट देते हैं बस, तो प्लस हो जाती है, तो ये अब भी -1/1 आया, अब उसकी पावर +1, तो -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जैसे ये हैं, ये क्वेश्चन है, अब समझना, मैं देखता हूं और कौन सा क्वेश्चन बचा है। लो जी, पहले देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन बचे उनको करते। देखो अब ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, समझो। बच्चा कहता है सर मुझे रेलगाड़ी का क्वेश्चन कराओ। अब समझो रेलगाड़ी का क्वेश्चन कैसे होता है। वो कहता है राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से अपराह्न 7:29 पर निकलती है और 17 घंटे 42 मिनट के बाद अपने अगले गंतव्य पर पहुंचती है। वह किस समय गंतव्य पर पहुंचेगी? देखो अगर वो बाद की बात कहता है कि इतने समय बाद पहुंचती है, तो हमेशा प्लस किया जाता है और पहले कहे तो माइनस किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप एक बात याद रखना, मेरी बात बहुत अच्छे से समझो। जब भी आपको अपराह्न शब्द दे, समझना, ट्रिक बता रहा हूं आपको, या शाम शब्द दे, या रात शब्द दे, या पीएम शब्द दे, या दोपहर शब्द लगाए, अगर वो इन शब्दों का यूज कर रहा है तो समय में 12 घंटे जोड़ देना है। समय में क्या करना है? 12 घंटे प्लस कर देना। ये लिख लो अपने दिमाग में, समय में क्या करना है? 12 घंटे जोड़ देना है। तो जैसे वो कह रहा अपराह्न 7:29, तो इसमें 12 घंटे जोड़ दोगे तो एक्चुअल में जो टाइम हुआ है वो 19:29 हुआ है। बस ये याद रखना है। अब इस टाइम निकलती है, अगर वो बाद कहे तो जोड़ दो। अब इसमें 17 घंटे 42 मिनट जोड़ दो। भाई मिनट में मिनट जोड़ते हैं और घंटे में घंटे, तो 9 और 2 11, 4 2 6 और 1 7, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3। तो उसे कितना लगा? उसे लगा भैया आपका 36 घंटे 71 मिनट। अब मेरी बात को समझना, यहीं पर तो कहानी शुरू होगी। अब अगर 60 मिनट से ज्यादा ये समय है तो 1 घंटा इधर जोड़ दो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 37 घंटे 11 मिनट। अब समझ लाइन ना बात को अच्छी तरह से, क्या लिख देंगे? 37 घंटे 11 मिनट।
तो अगर 24 घंटे से ज्यादा समय हो रहा है तो इसमें से अगर मैं 24 घटा दूं तो मेरा कितना बचेगा? ये 3 1 तो 13:11। क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा समय हो जाए तो 24 उसमें से घटा देना, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते तो अगला दिन हो गया ना। तो 13:11 तो अपराह 13:11 अपराह कोई इसमें 12 घंटे जोड़ूंगा तो ये इसका आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर बिल्कुल समझ नहीं आया, दिमाग में बिल्कुल बात ही समझ में नहीं आई, आपने क्या किया कैसे किया? मैं आपको समझाता हूं। समझो, देखो अब आपकी समझ में आएगी। एक दिन जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है। एक्चुअल में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। जैसे अभी मैं आपसे ये कहूं कि अभी जो समय हुआ 3:41 PM हुआ है, तो एक्चुअल में जब वो PM शब्द दे, दोपहर शब्द दे, रात शब्द दे या शाम शब्द दे, तो वो ये जानना चाहता कि आप जानते हो एक्चुअल में समय हुआ कितना, इसमें 12 घंटे जोड़ दो। तो एक्चुअल में अब जो बज रहे हैं 15:41 हो रहे हैं। कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाना तो उस समय अब जो टाइम होगा वो 15:41 होगा। अगर ये शब्द देता है तो वो इसीलिए देता है कि आप ये जानते हो कि इसमें मुझे 12 घंटे जोड़ने। अब मेरी बात समझना, एक कॉन्सेप्ट समझे, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मैं आपसे यह कहूं कि 2:20, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? तो इसको ऐसे भी लिख सकते, यहां से समझना। 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां से 1 घंटा कम करके 60 मिनट इसमें जोड़ दूं और इसको ऐसे लिख दूं 1:80, तो एक्चुअल में ये बजे वजे कुछ नहीं होते, ये पहले वाला घंटा होता है, ये मिनट। तो 1:80, इसका मतलब भी ये ही है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपके से कहा कि 36:71, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? तो अगर 60 मिनट से ज्यादा हैं तो 60 मिनट कम करके 1 घंटा यहां जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 37:01 इसमें प्लस किया, 60 से 60 मिनट इधर ले गया, 1 घंटा बदल दिया और ये 11 मिनट बची। ऐसे मैंने वो किया था। समझ में आ गई होगी अब बात? ठीक है, अब बात क्लियर समझ में आ गई होगी मैंने कैसे किया था। अब ये क्वेश्चन समझिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझना भाई कहानी को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वो कहता है यदि 3 पेन, समझो 3 पेन, पेन को लिखता हूं मैं पेन बड़ा पी, और 2 पेंसिल, पेंसिल को लिखता हूं छोटा पी, ठीक है। 4 रबड़, 4 रबड़ को आर, इसकी कीमत 92 रुपए। समझ लेना बात को, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में ही समझाने की कोशिश करूंगा। और 8 पेंसिल 16 रबड़, 8 पेंसिल, पेंसिल को तो मैं छोटा पी लिख रहा था, प्लस 16 रबड़, 16 रबड़, इसकी कीमत है 68 रुपए। भैया एक बात बताओ, समझना, अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपस में कट सकता है किसी नंबर से, देखो ये तो किसी नंबर से कट नहीं सकता, ये कट सकते हैं तीनों 4 से, तो क्यों ना मैं काट लूं। तो अगर मैं इसे 4 से काटता हूं, 4 से इसको, 4 से इसको, 4 से इसको, तो ऐसे नंबर से काटते हैं जिससे सारी संख्याएं कट जाए। तो 4 से अगर मैं काटता हूं तो 2 पेन, 8 रबड़ और ये हो गया 34 रुपए। मजा आ गया। अब इस काटने के बाद आपको एक चीज पता लगेगी कि 2 पेन 8 रबड़ 34 रुपए की है। अजी 2 पेन 8 रबड़ नहीं, सॉरी, 4 से काटा है
तो ये 4 ही रबड़ तो आएगी, और 4 से ही इसको काटना है भाई, सबको 4 से काटना था ना। देखो मजेदार तरीके से समझा रहा हूं। 17 रुपए। तो अब जहां 2 पेन 4 रबड़ लिखी है, इसकी जगह 17 रुपए लिख दो। तो 3 पेन और 2 पेन और 4 रबड़ की कीमत हमें पता लग गई 17 रुपए। इसकी जगह 17 रुपए बराबर है ये 92 रुपए के। ठीक है, तो इस 17 को मैं इधर ले गया तो माइनस का हो गया। तो 3 पेन जो हुए वो कितने के हुए? 5 और ये 7। तो 3 का भाग दे दिया। तो 1 पेन जो आया, 1 पेन वो कितने का आया? 25 रुपए का। अब ये क्या कहता है? 24 पेन की कीमत क्या? जब 1 पेन 25 का है तो 24 कितने होंगे? 24 की गुणा कर देना। 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 रुपए के होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बच्चे को ये समझ में भी नहीं आया होगा कि ये किया भी कैसे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा के ही रहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझाता हूं। आप इसको ऐसे ही लिखो, अपनी भाषा में बताओ। 3 पेन, 2 पेंसिल, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? बताओ। प्लस क्यों किया? क्योंकि वो कह रहा 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़। 4 रबड़ ये कितने रुपए की है? ये 92 रुपए की है। मैंने लिख दिया जी 92 रुपए की है। अब ये कहता है और 8 पेंसिल और 16 रबड़। अगर आप 8 पेंसिल और 16 रबड़ खरीदते हो, अगर 16 रबड़ खरीदते हो तो ये आपको 68 रुपए की मिलेंगी। ठीक है, तो 24 पेन की कीमत क्या? हमें तो यही नहीं पता 1 पेन की कीमत क्या है। तो हम 1 पेन की कीमत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसको देखो, ये तो पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। मतलब ये पहली बात है, ये दूसरी बात है। ये देखो कौन सा ऑप्शन है जो कट सकता। भाई ये ऑप्शन मुझे लग रहा है कि 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी काट दो बस। 4 का भाग दिया इसमें, इसमें, इसमें। तो जैसे ही 4 का भाग दोगे तो आपको पता लगेगा कि 2 पेंसिल, 4 रबड़ 17 रुपए की हैं। ये हमें भाग देके पता लग गया। तो अब ये कह रहा 2 पेंसिल और 4 रबड़ 17 रुपए की हैं। तो 2 पेंसिल और 4 रबड़ की जगह 17 रुपए नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इनकी कीमत हमें पता लग गई। तो बस पता लग गई। तो 3 पेन प्लस 17 रुपए, क्योंकि इन दोनों की जगह 17, इन दोनों की कीमत 17 रुपए, इसलिए हमने 17 रख दिया इसकी जगह, बराबर 92 रुपए। ठीक है, अब समझना, ये जो प्लस की चीजें इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 3 पेन जो हैं ये भैया हमारे 85 रुपए के हुए। तो 3 का भाग दूंगा तो 1 पेन, सॉरी 75 रुपए के हुए। तो 1 पेन 25 का हुआ, 1 पेन 25 का हुआ। तो 24 किसके हुए? 24 की 25 में गुणा करना। बताओ इससे आसान क्या है? ये है यूनिटरी रूल। यहां से एक क्वेश्चन उम्मीद है आएगा। ठीक है, और कुछ? अब देखो ये क्वेश्चन समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझना इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। समझो, ये कह रहा यदि एक बस की चाल में सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल कितनी है? भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान भी बहुत है। देखो, चाल बराबर होता है, समझ लेना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर की दूरी है। अब मेरी बात को समझना, बात को। अब ये कहता चाल कितनी है सामान्य। मैं सामान्य चाल लेता हूं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन लिया मैंने 25 को। अगर मैंने 25 को ऑप्शन में लिया
तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो ये 12 घंटे में चली जाती। वो कह रहा है अब दूरी आपको 300 ही लेनी है। वो कहता है कि अगर चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दे, जैसे ये 25 है, 25 में 5 बढ़ा दूं तो चाल कितने की होगी? 30 की। अगर 30 का इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। क्या इन दोनों में 2 घंटे का अंतर है? जी हां। क्या 2 घंटे कम ले रही है? जी हां। तो जिस ऑप्शन से वो 2 घंटे कम ले वही आंसर है। बताओ इससे आसान क्या होगा? यही आंसर है। देखो कैसे किया, मेरी बात को समझो, आसान है बहुत। भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, और समय अगर हमें निकालना है तो होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी में मैंने चाल का भाग दिया, तो चाल मेरी सामान्य 25 है। देखो 300 में 25 का भाग दिया, 12 घंटे। अब वो कहता है कि 5 घंटे की उसमें वृद्धि कर दो, तो 25 में 5 की वृद्धि करी 30 का। अब के इस बार 300 में 30 का भाग दो। जिस ऑप्शन से 2 घंटे का अंतर आए वही तो आंसर है, बाकी किसी से नहीं आएगा। करके दिखा देता हूं। जैसे 300 में आपने 30 का भाग दिया तो ये 10 आया। अब इसमें 5 की वृद्धि करो तो 300 में अब 35 का भाग दो, नहीं आएगा, 2 का अंतर। बाकी किसी से नहीं आएगा, जिस ऑप्शन से आ जाए वही आंसर है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक नंबर दे रहा हूं 8377922816। इस नंबर पर आपको क्या करना है? यूपी टेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। आप कहोगे इससे क्या होगा, तो ऐसी ही बेहतरीन और शानदार क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो हमने ऐसी वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की। आप इस चैनल पर जाना, आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत है, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई हुई है मैथ यूपी टेट के नाम से, चाहे पेपर 1 है चाहे 2, और उस चैप्टर को आप देख के अपना उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो भाई बहन अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। क्लास आप सभी को कैसी लगी आप सभी हमें जरूर बताना। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है एक एक बात आपको समझाने की, हमें जरूर बताएं। जो भाई बहन अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, और क्लास पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। टाटा बाय बाय, जय हिंद। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद भाई।